बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछली बार के वीडियो मैंने अकाउंटिंग के बेसिक शब्दों पर बात करी थी। जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, लेखा शास्त्र पढ़ते हैं, तो लेखा शास्त्र व्यापार की भाषा, इस बात को हम बता चुके हैं। लेखा शास्त्र व्यापार की भाषा है और इस भाषा को सीखते समय हमें सबसे पहले शब्दों को सीखना है। जैसे हम शब्दों को पूरी तरह सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उसका मतलब जान जाएंगे, तब उन शब्दों को हम कैसे प्रयोग करेंगे, जितना बेहतर तरीके से हम शब्दों का मतलब समझेंगे उतना ही बेहतर हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। अगर आप अकाउंटेंसी के बेसिक शब्दों का मतलब नहीं समझते हो, तो जब प्रयोग करने की बात आएगी तो कहाँ प्रयोग होना चाहिए, कहाँ प्रयोग नहीं होना चाहिए, किस सेंस में प्रयोग करना है, ये गड़बड़ होता रहेगा। और जो मैसेज हम देना चाहते हैं, जो मैसेज हम अकाउंटेंसी के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाएंगे अगर शब्दों का सही मायने समझते हैं। लेखा शास्त्र के जो अपने बुनियादी शब्द हैं, जो अपने बुनियादी जो टर्मिनोलॉजी है लेखा शास्त्र के, उसका अर्थ हम लेखा शास्त्र में ही निकालेंगे, अकाउंटेंसी में ही निकालेंगे। और जब उन शब्दों का सही मतलब समझेंगे तो सही प्रयोग होगा, और जब सही प्रयोग होगा तो उसका मतलब ये सही निकलते हुए कम्युनिकेशन पूरा मुकम्मल हमारा हो जाएगा। तो हम फिर आगे बढ़ाते हुए, अब तक जो हमने शब्दों की व्याख्या करी थी अकाउंटेंसी में, ताकि आप समझ सकें, आप चाहे नॉन कॉमर्स के बाद स्टूडेंट हो या कॉमर्स वाले हो या स्मॉल बिजनेस वाले हो, आप अकाउंटेंसी या अकाउंटेंसी सुनते रहते हो। ये क्या है, कौन सा बखेड़ा है, कुछ भी नहीं है। इन शब्दों को पहले आप अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद जो है लेखांकन जो करना है, जो लेखा शास्त्र के अनुसार जो खाता बही जो लिखना है, आप विद्यार्थी हो आपको सूट करेगा, आप बिजनेसमैन हो आपको सूट करेगा। बड़े आसानी से आप अपने बिजनेस का लेखांकन भी कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप खाता बही भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए और इन शब्दों का मतलब बैठाइए। हाँ, एक वार्निंग के साथ कि इन शब्दों का मतलब जो कुछ समझाया जाए, इसका मतलब आप किसी दूसरे शास्त्र में, किसी दूसरे सब्जेक्ट में लेकर ना निकालें। इसके शब्दों का मतलब इसी शास्त्र में, इसी अकाउंटेंसी में खोजें कि अकाउंटेंसी में क्या इसका मतलब होता है। तभी आप बिजनेस की भाषा के माध्यम से खाता बही बड़े आराम से लिख सकते हैं, और जो आप कहना चाहते हैं इस माध्यम से वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। सरकार को भी रिपोर्ट चाहिए था, इनकम टैक्स वाले को चाहिए, कंपनी लॉ बोर्ड को भी चाहिए, कभी कभी बैंक वालों को भी चाहिए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं उनको भी चाहिए। तो मुँह ज़बानी नहीं, इस लेखा शास्त्र के माध्यम से कम्युनिकेशन चाहिए, जो आपके व्यापार के बारे में एक पिक्चर दिखलाता हो, एक सही अर्थ बतलाता हो। वो सही से अर्थ तभी निकल पाएगा, और व्यापार के सही पिक्चर तभी कम्युनिकेट हो पाएगा जब शब्दों का सही मतलब आपको पता हो और उसका सही आपने प्रयोग किया हो, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है। अब देखते हैं शब्दों का मतलब, हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चों से पहले हमने कहा था कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो अकाउंटेंसी है, ये बिजनेस की भाषा, इसलिए मैंने लिख दिया है बिजनेस, ताकि आप कन्फ्यूज़न में ना रहें। और ये बिजनेस का मतलब क्या है पहले समझा चुके हैं कि कोई भी काम हम लोग जब करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो ध्यान रखना कि अगर उस वर्क या एक्टिविटी का पीछे मतलब क्या है, लाभ कमाना या अर्निंग करना, तो सीधे वो जो एक्टिविटी है वो बिजनेस है। वो बिजनेस है, दुकान हो या बगैर दुकान के, वो बिजनेस है। तो ध्यान रखना है, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जो लाभ कमाने के मकसद से किया जाए, एनी वर्क, एनी एक्टिविटी डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस की भाषा अकाउंटेंसी है, उसको पढ़ रहे हैं हम लोग, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस विषय के जो शब्द हैं उनकी व्याख्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनो। बिजनेस ट्रांजैक्शन बता चुके थे कि एनी इंसिडेंट, कोई घटना, एनी इवेंट्स, कुछ लेना या कुछ देना, जिसको हम लोग मुद्रा में, मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन है। अगर ये इंसिडेंट या इवेंट बिजनेस में होता है, जो हमारा व्यापार चल रहा है,
या हमारी जो गतिविधि, जो काम चल रहे हैं, जो लाभ कमाने के लिए हमने शुरू किया है, उसके अंदर ये गतिविधि है, ये वर्क है, इसका मकसद लाभ कमाने के लिए है, तो बिजनेस तो हो गया। लेकिन उसमें कोई भी गतिविधि है, उसमें कोई भी इवेंट है, लेना है या देना है, इस लेना या देना या इंसिडेंट या इवेंट को यदि हम मुद्रा में माप सकते हैं, मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। एनी इवेंट, एनी इंसिडेंट हैपन इन द बिजनेस and that can be measured in the terms of money is known as business transaction. If there is no transaction in business, there will be no accounting record in the business. अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो ध्यान रखना अकाउंटिंग में इसका आप रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाएंगे, इसकी एंट्री नहीं हो पाएगी, ये बेकार की बातों में चली जाएगी, इसलिए समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश हो सकता है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जो इंसिडेंट है, जो लेना है या देना है, वो उसी समय एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इंसिडेंट हम कैश में या चेक में ले रहे होते हैं, या कैश में या चेक में दे रहे होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इस ट्रांजैक्शन को होने के लिए कम से कम 2 आदमी का होना जरूरी है। एक तो बिजनेस एंटिटी जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या इसका मालिक स्वयं होना चाहिए, और दूसरा इसके बाहर, इस बिजनेस एंटिटी के बाहर कोई होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में, यानी एक ये बिजनेस होगा और दूसरा कोई और होगा, उससे इस बिजनेस को कुछ लेना या बिजनेस से उस बाहरी वाले को देना, ये लेना देना जो चलेगा, अगर उसको मुद्रा में माप सकते हैं, तो जैसे ही मुद्रा में मापोगे वही कहलाएगा क्या, ट्रांजैक्शन। मापना एक अलग बात है, नाप के बता दिया, माप के बता दिया कि ये कितने का लेना देना है, तो 500 रुपये का है, 1000 का है, इतना कहने से ये पता नहीं चलता कि हमने 500 दिया या हमने 500 लिया, ये पता नहीं चल रहा। हाँ, जो इंसिडेंट है उसका वैल्यू कितना है मॉनेटरी फॉर्म में, ये पता लग रहा है। अगर हमने 10,000 का माल पटना से मंगाया और वो ऐसे ही रह गया, हमने कैश पेमेंट नहीं किया, तो जो माल वहाँ आ गया हमारे पास, तो लेना तो है। अगर कोई पूछता है कि कितने का लिया, कितना, मॉनेटरी फॉर्म में बताइए, तब तो हम बता देंगे ना कि 10,000 का माल लिया। क्या हमने कैश का पेमेंट दिया? नहीं दिया है, उधारे रह गया है। तो ये जो लेना देना है, ये नगद भी होता है और उधार भी होता है। बस ज़रूरी यह है कि उसका मुद्रा के फॉर्म में बता दीजिए कितना उसका वैल्यू हुआ। तो जैसे ही ये लेन देन का पेमेंट हम करते हैं, लेना देना हुआ, अगर हम कैश में पे करते हैं या चेक में पे करते हैं या रिसीव करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन, व्हेन पेमेंट इज मेड और पेमेंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड दिस इज नॉन एज कैश ट्रांजैक्शन। ये नगद सौदा है। जैसे ही ये लेने देने की इंसिडेंट होगी, उसी समय या तो हम कैश देते हैं या हम कैश लेते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन। सपोज करो कि हमने पटना वाले से माल लिया 10,000 का, और 10,000 का माल तो लिया, लेकिन 10,000 का हमने कैश दे दिया, तो ट्रांजैक्शन है, लेना भी हुआ और देना भी हुआ। कितने का? मॉनेटरी फॉर्म बताइए। तो मॉनेटरी फॉर्म इसका 10,000 है। क्या हमने तत्काल पेमेंट कर दिया एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट? यस, पेमेंट कर दिया। तो जैसे ही हम पेमेंट करेंगे तो वो कहलाएगा कैश ट्रांजैक्शन। अगर हमने पेमेंट नहीं किया, उसको कभी बाद में करेंगे, सिर्फ लेना हो गया है, अभी देना नहीं हुआ है, कभी होगा, अपने शर्तों के अनुसार हम लोग आपस एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। एनी ट्रांजैक्शन इन विच कैश और रिसिप्ट, जो कैश लेना है या कैश देना है या रिसिप्ट करना है, कैश या चेक रिसिप्ट करना है, वो लेने देने वाला काम नहीं हो रहा। जो और इंसिडेंट है उसका मुद्रा में माप तो लिया है कि कितने वैल्यू का है, बट पेमेंट नहीं किया, ना हमने पेमेंट लिया। अगर हमने अपने व्यापार से किसी को 2,000 का माल दे दिया, तो देना तो हो गया, क्या हमने कैश लिया? अगर हमने कैश नहीं लिया, ऐसे सिंपल भाषा हम लोग उधार बोलते रहते हैं,
अगर हमने कैश नहीं लिया तो सौदा है, लेकिन वो सौदा कौन सा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार सौदा है। अगर हमने माल 2000 का दिया, उसी समय 2000 रुपया ले लिया, तो वो भी ट्रांजैक्शन, लेकिन कौन सा है? वो कैश ट्रांजैक्शन है। तो कुछ लेना या कुछ देना जिसका भुगतान या प्राप्ति उसी समय हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और भुगतान या प्राप्ति किसी भविष्य की तिथि पर हो, आपसी समझौते के अनुसार, हम एक दूसरे को समझते हैं कि बाद में पेमेंट लेंगे, काम चलेगा, तो भविष्य के तिथियों पर जो पेमेंट है वो पोस्टपोन कर दिया हमने, जो पेमेंट है वो आगे बढ़ा दिया, या जो रिसीव करना है लेना वो हमने पोस्टपोन कर दिया, अगली तिथियों पर लेंगे। लेकिन उसके पहले हमने कुछ न कुछ घटना घटा लिया है, जिसका मुद्रा में नापते हैं तो इतना वैल्यू आ जा रहा है। 1000 का माल हमने किसी से मंगा लिया, लेकिन कैश का पेमेंट नहीं दिया। वो सौदा तो है, वो ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन कौन सा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और तुरंत पेमेंट दे दिया उसी समय, तो वही बन जाएगा कैश ट्रांजैक्शन है। मैं समझता हूँ कि ये वर्ड क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत ज़रूरी है ट्रांजैक्शन समझना। लेन देन भी कहते हैं हिंदी में, सौदा भी कहते हैं, व्यवहार भी कहते हैं। व्यवहार जब वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो कई लोग सामाजिक वर्ड समझ लेते हैं, समाज शास्त्र का वर्ड समझ लेते हैं। जो हम लोग समाज में व्यवहार करते हैं वो समझ लेते हैं। हम समाज शास्त्र नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं ये अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं। तो ये व्यवहार जो शब्द आया है, उस शब्द को का मतलब आप इसमें समझिए, किसमें? अकाउंटेंसी में समझिए। अकाउंटेंसी बिजनेस की भाषा है, उसको बिजनेस में समझिए। बिजनेस में व्यवहार का मतलब वो सौदा है, सौदा मतलब ट्रांजैक्शन है। अब वो ट्रांजैक्शन उधार भी हो सकता है, नगद भी हो सकता है। अगर उधार होगा तब भी रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, बही खाता में लिखते हैं, और नगद होता है तब भी एज अकाउंटेंट आपको बही खाता में लिखना पड़ेगा। थोड़ा स्टाइल भले बदल जाए, लेकिन आपको बही खाता में लिखना है। अब ये मत कहना कि नगदी हमने ले लिया तो लिखने की क्या ज़रूरत है। अगर नगद में आपने लेन देन किया, नहीं लिखा, तो आप अकाउंटेंट नहीं हैं। अगर आप अकाउंटेंट हो, अकाउंटिंग का वर्क करना है, तो नगद हो तब भी लिखना है, और उधार हो तब भी लिखना है। तभी तो अकाउंटेंट कहलाता है। 50 पैसा 5 पैसा भी नहीं छोड़ता, वही तो अकाउंटेंट है जो व्यापार का एक निश्चित समय के बाद सच्चा पिक्चर पेश करता है। अगर हम लिखने से थोड़ी थोड़ी बातों को छोड़ देंगे, तो एक निश्चित समय के बाद आफ्टर ए सर्टेन पीरियड आप पिक्चर देखना चाहते हो व्यापार का, तो असली पिक्चर आप नहीं देख पाओगे, धुंधला पिक्चर दिखाई पड़ता है, सही सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। और अकाउंटिंग हमारा ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर दिखाई पड़े। जो लोग इस भाषा को समझते हैं वो आपकी लिखी हुई बातों को पढ़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ेंगे, आप जो पूछो सब कुछ बता देंगे बिजनेस के बारे में। तो ये बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। परचेज, जरा ध्यान से देखना, परचेज वर्ड ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। परचेज इंग्लिश में, जब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्रय हो जाएगा, क्रय, खरीद हो जाएगा। हम खरीद कह सकते हैं हिंदी में, उर्दू में इसको क्रय कह सकते हैं। और अंग्रेजी शब्द देखना परचेज में है, तो ना हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ना हम हिंदी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ना हम उर्दू पढ़ रहे हैं, वो भाषा नहीं पढ़ रहे हैं। हम तो पढ़ रहे हैं व्यापार की भाषा, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। इसलिए इस वर्ड का इस भाषा में क्या मतलब होता है। अकाउंटेंसी जो व्यापार की भाषा है, इस भाषा में इस परचेज का क्या अर्थ होगा, तो ध्यान से सुनिए। जब हम लोग व्यापार में या अकाउंटेंसी में परचेज शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब है कि जो गुड्स हमने खरीदा है, गुड्स पहले बता चुके हैं। गुड्स हम लोग व्यापार में उसे कहते हैं जिस आइटम को हमने खरीदा है फिर से दोबारा बेचने के लिए, उसी को हम लोग गुड्स कहते हैं। व्यापार में हम बहुत सारे आइटम्स खरीदते हैं। अगर हमारा कपड़े का व्यापार है तो हमने पंखा भी खरीदा है, टेबल भी खरीदा है, जनरेटर भी खरीदा है, फ्रिज भी खरीदा है, गाड़ियाँ भी खरीदा है, और साथ साथ बहुत सारे कपड़े भी खरीदा है। तो सारे आइटम्स तो हैं, सब हमने खरीदा है। परचेज शब्द, परचेज सामान्य भाषा में परचेज बोलते रहते हैं, लेकिन जब इस भाषा में आएंगे तो सबके लिए परचेज वर्ड नहीं बोल सकते। परचेज सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बोलेंगे या लिखेंगे जो हमारा गुड्स है। और गुड्स किसे कहते हैं हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। गुड्स हम उस आइटम को कहते हैं जो हमने खरीदा है फिर से बेचने के लिए।
जो सामान या आइटम हमने खरीदा है व्यापार में उसको दोबारा बेचने के मकसद से, तो उन्हीं आइटम को हम लोग कहते हैं गुड्स। और जिसको हमने खरीदा तो है लेकिन बेचना नहीं है, यानी पर्सनल यूज़ करना है, उसको क्या कहेंगे हम लोग नेक्स्ट में कभी देखेंगे उस चीज़ को। बस अभी फ़िलहाल इतना याद रखना है कि गुड्स उसे कहते हैं जिसको हमने खरीदा है फिर से बेचने के लिए। द आइटम्स परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज नॉन एज गुड्स। कोई भी आइटम जो आप खरीदे हो फिर से बेचने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, एंड दैट आइटम इज नॉन एज गुड्स इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी, वो गुड्स कहलाएगा। और जिसको आप पर्सनल यूज़ के लिए या दुकान के यूज़ के लिए खरीदे हो तो आइटम है, फिलहाल अभी उसके लिए हम लोग परचेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि परचेज किसको कहते हैं। अगर कपड़े के व्यापारी, समझिए, अगर कपड़े के व्यापारी ने लहंगा चुन्नी साड़ी 50,000 का खरीदता है, लहंगा चुन्नी साड़ी 50,000 का खरीदा, ध्यान रखना कपड़े का व्यापार है, यहाँ पर गुड्स क्या है, कपड़ा है, और साथ में 10,000 का फर्नीचर भी अपने दुकान के लिए लिया है, 5,000 का फैन भी ले लिया है, तो 10 और 5 15,000 और 50,000 का कपड़ा लिया, सब मिला के 65,000 का खरीदा। देखो वर्ड खरीदना निकल रहा है, अंग्रेजी भाषा के वर्ड परचेज निकलेगा, सबके लिए परचेज वर्ड इस्तेमाल करेंगे, खरीदना वर्ड इस्तेमाल करेंगे। 65,000 की खरीद हमारी है, लेकिन जब हम आएंगे अकाउंटेंसी की भाषा में, जब हम आएंगे बिजनेस और अकाउंटेंसी की भाषा में, तो परचेज वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ कपड़ा जो हमारा गुड्स है। तो अगर पूछा जाए कि जो 65,000 का बिल आया है उस 65,000 में 10,000 के फर्नीचर है, 5,000 के फैन है और 50,000 का कपड़ा है, तो वो कपड़ा हमारे लिए गुड्स है और उसके लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, परचेज वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे कि हमारा परचेज है 50,000। बिल कितने का आप दिखा रहे हो, कह रहे हो कि 65,000। तो ये परचेज वर्ड क्या है, एक रिजर्व शब्द है, एक आरक्षित शब्द है। किसके लिए, परचेज वर्ड इज रिजर्व वर्ड and it is used only and only for goods and not for otherwise। ये जो वर्ड्स है ध्यान रखना, सिर्फ गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बिजनेस के आप बिजनेस से बाहर निकल जाइए, आप अकाउंटेंसी भाषा को भूल जाइए, आप एक लेमैन है, अब परचेज शब्द इस्तेमाल करते रहिए, जिसके लिए इस्तेमाल करना है करते रहो, चलता रहेगा। लेकिन अगर आप अकाउंटेंट हो, किसी बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको संभलना पड़ेगा कि परचेज वर्ड हम किसके लिए लिखेंगे अपने अकाउंटिंग में। तो इस दिए गए एग्जाम्पल जो मैंने दिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ परचेज वर्ड हम लोग 50,000 लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे फर्नीचर का व्यापार है, फर्नीचर टेबल कुर्सी टूल बेंच खरीदते हैं और इसी को बेचते हैं, खरीदते हैं इसी को बेचते हैं, तो सारे टेबल कुर्सी हमारे लिए क्या हो गए, ये गुड्स कहलाएंगे, क्योंकि उनको खरीदा गया है फिर से बेचने के लिए। अगर हम टेबल कुर्सी खरीद रहे हैं, साथ में 1 लाख का हमने फर्नीचर मंगाया, तो खरीदना वर्ड अंग्रेजी में लिखेंगे ही परचेज। 1 लाख का फर्नीचर और वही हम खरीद रहे हैं, वही हम बेच रहे हैं। साथ में एक 20,000 का फ्रीज भी मंगा लिया है वहाँ अपना रखने के लिए। 20,000 के फ्रीज है और 1 लाख के फर्नीचर है। हमारे दुकान, हमारा व्यापार फर्नीचर का ही है। तो कितना पेमेंट गया हमारा, 1,20,000 गया। खरीद वर्ड दोनों में लगा, परचेज वर्ड दोनों में लगा रहा है। वो जो फर्नीचर लाए हैं दुकान के लिए उसमें भी परचेज वर्ड इस्तेमाल किया, और जो फ्रीज लाए हैं उसको भी आप परचेज वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे अकाउंटेंसी में, जैसे आप आओगे तो अकाउंटेंसी की भाषा में, क्योंकि ये बिजनेस की भाषा है अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी में आपको आ करके उसका मान निकालना पड़ेगा कि कितना है परचेज। तो जितना हमारा गुड्स है वही हमारा परचेज है। तो दिए गए रिलेवेंट केस में जो 1 लाख का हमने फर्नीचर खरीदा था वही हमारा परचेज है, और जो फ्रीज खरीदा था 20,000 का वो परचेज नहीं है। आप दूसरी भाषा में परचेज उसको बोलो, लेकिन लेखा शास्त्र की भाषा में परचेज उसको नहीं बोलेंगे। तो इतना आपको याद रखना है कि परचेज शब्द एक रिजर्व शब्द है,
इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए करते हैं। और गुड्स किसको कहते हैं आप समझ चुके हैं, वह आइटम, वह सामान जिसको खरीदा गया है फिर से बेचने के लिए, वो हमारे लिए क्या है, गुड्स है। और उसी गुड्स के लिए हम लोग परचेज शब्द का प्रयोग करते हैं। और सामान्य भाषा में एक लेमैन की तरह परचेज तो हम सबके लिए लगाते हैं, जो कुछ हम खरीदते हैं बाज़ार से सबको परचेज, सबको परचेज। तो हम लेमैन की भाषा नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल यहाँ पर, हम लोग एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जो व्यापार की भाषा है उसको पढ़ रहे हैं। और उस भाषा में परचेज का मतलब समझा दिया, जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, इसको हिंदी में कह सकते हैं क्रय वापसी। खरीद जो किया था मैंने वापस कर दिया। और ध्यान रखें कि ये परचेज रिटर्न भी एक रिजर्व शब्द है। परचेज रिटर्न भी एक रिजर्व शब्द है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो अ रिजर्व वर्ड एंड यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर गुड्स। सिर्फ गुड्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा गुड्स, जो माल हमने खरीदा है, जो हमने परचेज किया था गुड्स, उस खरीदे गए माल का वह भाग, वह हिस्सा जो किसी भी कारण से, किसी भी वजह से व्यापारी जो है, जो खरीदा है, परचेजर जो है, वो वापस कर देता है सप्लायर को, किसी भी कारण से वापस कर दे। खरीदे गए माल का वह भाग जो किसी भी कारण से वापस कर दिया जाए, उसको हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न। और ये परचेज रिटर्न भी एक रिजर्व शब्द है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। दैट पार्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, दैट पार्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड विच इज रिटर्न बाय द कस्टमर ड्यू टू एनी रीजन्स इज नॉन एज परचेज रिटर्न। व्यापारी जो माल परचेज किया था, हो सकता है किन्हीं कारणों से उसका पूरा भाग या कुछ भाग वापस कर दे जहाँ से खरीदा है, तो जितना वापस करेगा उसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे परचेज रिटर्न। फॉर एग्जांपल समझिए, आप कपड़े के व्यापारी हैं, आपने 1 लाख का कपड़ा खरीदा। कपड़े में बहुत कुछ आते हैं, धोती, अंगोछा, लुंगी, रंगा, जितना है, साड़ी, ब्लाउज, वो सब कुछ कपड़ा कहलाएगा। आपने सब मिलाकर 1 लाख खरीदा, 1 लाख का खरीदा। जब आपने अपने यहाँ पैकिंग खोला, उसका जब बंडल खोला, तो उसमें देखा कि 10,000 का माल जो है आपके हिसाब से सही नहीं है, या तो वो ख़राब है, या जो आपने ऑर्डर दिया था उसके अनुसार नहीं है। तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको वापस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या फिर रख सकते हैं। तो खरीदे गए माल का वह हिस्सा जो आपने वापस कर दिया, किसी कारण से वापस किया, तो उसको हम लोग कहेंगे परचेज रिटर्न। 1 लाख का माल आपने खरीदा, उसमें 10,000 का माल आपके हिसाब से गलत निकला, उसको वापस कर दिया, तो यहाँ पर परचेज कितना है, 1 लाख। परचेज रिटर्न कितना है, 10,000। अगर आपने 10,000 के कुर्सी भी लिया था, उसमें 1 लाख का माल खरीदा, उसमें 10,000 का माल खराब है। 1 लाख के माल खरीदा, साथ में 20,000 के फर्नीचर भी लिए थे, तो खरीदने के नाम पर 1 लाख का माल, 20,000 के फर्नीचर। वापस जो करना है उसमें आप 10,000 का माल वापस कर दिए। ध्यान से सुनिए, 1 लाख का माल खरीदे कपड़ा, 20,000 का फर्नीचर खरीदे, तो टोटल खरीद आप ऐसे सामान्य भाषा में 1,20 दिखलाएंगे, अकाउंटेंसी की भाषा में नहीं, सामान्य भाषा में 1,20 दिखला रहे हैं। उसमें जो माल है उसका 10,000 का माल खराब था, आपने उसको वापस कर दिया। जो फर्नीचर लिए थे उसमें 20,000 का, उसमें 5,000 का फर्नीचर भी खराब था, उसको भी आपने वापस कर दिया। तो इस तरह खरीदे गए सामानों में से आप 15,000 का वापस कर दिए। अगर वर्ड इस्तेमाल करें इस भाषा में परचेज रिटर्न, तो कोई पूछता है कि इसमें परचेज रिटर्न कितना है, तो हम बताएंगे सिर्फ जो माल हमारा है, माल के लिए रिजर्व है ये शब्द, उसको ही कहेंगे परचेज रिटर्न। तो माल हमने सिर्फ 10,000 का वापस किया है, इसलिए यहाँ पर हमारा परचेज रिटर्न कितना होगा, 10,000। और वो जो फर्नीचर हमने वापस किया था 5,000 का, उसके लिए हम परचेज रिटर्न शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। सामान्य भाषा में आप कहते रहिए रिटर्न, लेकिन इस अकाउंटेंसी जो है ये भाषा है व्यापार की। तो आप अकाउंट्स लिखने चलेंगे, बही खाता लिखने आएंगे,
तो उनमें इस शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये पचा रिटर्न सिर्फ और सिर्फ जो माल आपने वापस किया है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप बात समझ रहे हैं कि किस तरह के सामान्य भाषा से हटके हम एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज में आ रहे हैं, लेखा शास्त्र में आ रहे हैं, अकाउंटिंग में, बही खाता में आ रहे हैं। तो कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, कितने सावधानी की ज़रूरत है। और लास्ट वर्ड एक और बोल दें, सेल्स। सेल्स का अगर हिंदी में आप कहना चाहोगे तो बिक्री कह सकते हैं। एक दुकानदार है, बिजनेसमैन है, तो खरीदता है, परचेस करता है, मकसद वही है, उसका बेचना मकसद है, तो बेचेगा। अगर ऐसे भाषा में बोलते हैं, हिंदी में बोले बेचना है, इंग्लिश में बोले सेल करना है। लेकिन जब इस भाषा में आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सावधानी ये है कि यह जो सेल्स वर्ड है, बिक्री वर्ड है, ये भी एक रिजर्व वर्ड है। ये रिजर्व है, आरक्षित शब्द है। किसके लिए रिजर्व है? ये रिजर्व है गुड्स के लिए। आप कह सकते हैं ये जो वर्ड किसके लिए रिजर्व है? गुड्स के लिए। तो कह सकते हैं सेल इज ए रिजर्व वर्ड एंड इट इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर गुड्स एंड नॉट फॉर अदरवाइज। जब आप गुड्स को बेचते हैं, सेल करते हैं, सीधी भाषा में बात कर रहे हैं, तो सेल वर्ड उसी के लिए हम यूज करेंगे जिसको आपने कंसिडरेशन के लिए, प्राइस के लिए, प्राइस चाहे उधार हो चाहे नगद हो, एक मूल्य के बदले में एक निश्चित मूल्य होगा, इसका कुछ तो मूल्य होगा मुद्रा के रूप में। एक निश्चित मूल्य के बदले में जब आप माल किसी को देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्स। हमारे यहाँ गुड्स ऑफ सेल्स एक्ट है। हमारे यहाँ ये गुड्स के बारे में, सेलिंग के बारे में कानून बना हुआ 1930 में अंग्रेजों ने बना रखा था। तो उसमें सेल्स को डिफाइन कर रखा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसको डिफाइन कर रखा है कि किसको सेल कहेगा। देखो वहाँ भी गुड्स वर्ड आया है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसमें भी आ गया है। तो उसमें यही कहा है कि सेल इज ए प्रोसेस इन विच ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर ए प्राइस, एक प्राइस, फॉर ए कंसिडरेशन एंड दैट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइस। वो जो प्रतिफल है उसके बदले में हम गुड्स के जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र करते हैं दूसरों को। हर गुड्स का मालिक कौन है, मालिकाना किसके पास है? एक प्राइस के बदले में वो मालिकाना हक किसी को ट्रांसफ़र कर देता है एंड दैट इज़ कॉल्ड सेल्स। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कानून इसी पर बना हुआ है। कभी आएंगे उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि हम लोग सेल वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? जो माल हमने खरीदा है बेचने के लिए, अगर उसको आप बेचते हो तो उसी के लिए लेखा शास्त्र में, अकाउंटिंग में, बही खाता लिखते समय सेल्स वर्ड के इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा कपड़े का व्यापार है तो हमने कपड़ा खरीदा, कपड़ा को बेच रहे हैं। देखना कभी कभी जो अखबार के हमारे पास पुराने अखबार जो जमा हो गए हैं, कस्टमर के लिए अखबार हम लोग खरीदते हैं, यूज़ करते हैं लोग, वो जमा अखबार हो गया, पुराना अखबार, उसको हम सेल कर देते हैं किलो के रेट पर। 5 किलो 10 किलो बेचा, 50 रुपया 100 रुपया आ गया। तो सामान्य भाषा में सेल वर्ड तो उसको भी कहते हैं कि अखबार बेच दिया, कपड़ा बेच दिया। ये बेचना वर्ड तो आप सबके लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अकाउंटेंसी में आएंगे, लेखा शास्त्र में आएंगे, तो सावधान हो जाइए ये सेल वर्ड इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि सेल वर्ड इज़ रिजर्व ओनली फॉर गुड्स एंड नॉट फॉर अदरवाइज। तो आप कपड़े के व्यापारी हैं तो आपके लिए गुड्स कपड़ा है, तो सेल वर्ड अकाउंटिंग में आप कपड़ा के लिए ही लगाएंगे। वो जो अखबार बेचा है आपने उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। तो बस आज इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इस चीज़ को याद करें ज़रा बार बार। और एक और बात कह दें कि मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना अच्छा लगा और आपके क्या विचार रखते हैं, आपने क्या गड़बड़ी है, उसको आगे सुधारने की कोशिश करेंगे हम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तब पक्का इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।